ओके, सो लेसन नंबर 8। इस लेसन के बाद आप नीचे वीडियो में देखेंगे, आपको एक क्विज़ मिलेगा। अब तक हमने जितना भी किया है 6 और 7 लेसन में और 8 लेसन में जो हम करेंगे, तो एक क्विज़ होगा, 17 क्वेश्चंस होंगे, उनको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ताकि आपकी एक तरह से ना प्रैक्टिस हो जाए, आपको खुद भी पता चल जाए कि आपको अब तक कितना आया है, कितना याद है, कितना सीखा है और कितना रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब हम जिन टॉपिक्स पे जा रहे हैं ना, ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, ये थोड़े से एडवांस भी होंगे और ये ज़रूरी भी इस लिहाज से कि अब जो हम पीएचपी में ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप्स, इफ एल्स, एरेज़, तो ये जो चीज़ें ना हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अब उन चीज़ों पे अब हम आ रहे हैं, तो ये थोड़ी-सी इम्पॉर्टेंट होगी, इन पे हम ज़्यादा टाइम थोड़ा-सा स्पेंड करेंगे, थोड़ा-सा और इनको डीपली हम जो है चीज़ें इनकी देखेंगे। तो अब हम थोड़ी-सी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि अब तक जितना भी आपने सीखा है, लर्न किया है, उसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लें। तो ये क्विज़ होगा, नीचे आपको पहली कमेंट में मिल जाएगा, तो उसको देखिएगा, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको भी पता चल जाए कि अब तक कितना आपको आया है और अभी आपको और या फिर से रिवाइज़ करने की कुछ चीज़ों की ज़रूरत है कि आपको जो है हर चीज़ समझ में आ गई है और अब आप रेडी हैं। अब हम जिन चीज़ों पे अब आने वाले हैं, क्योंकि अब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पीएचपी में कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी हम कोड लिखते हैं, तो उसमें ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम चलते हैं लेसन 8 पे एंड क्विज़ को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लास्ट लेसन में हमने कॉन्स्टेंट्स तक कर लिया था। अब हम आते हैं मैजिक कॉन्स्टेंट्स तक, ठीक है? अच्छा, मैजिक कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं, लास्ट लेसन में तो हमने कॉन्स्टेंट्स खुद क्रिएट किए थे ना, अपने कस्टम कॉन्स्टेंट्स हमने क्रिएट किए थे, ग्रीटिंग का क्रिएट किया था हमने, तो यहाँ पे माय कार का क्रिएट किया था। अब यहाँ पे मैजिक कॉन्स्टेंट्स आप यूँ समझ लें कि पीएचपी ने पहले से बनाए होते हैं, वो पीएचपी के खुद के होते हैं, ठीक है? वो हमें मतलब कि बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें उनकी फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, वो पीएचपी ने ऑलरेडी प्री डिफाइन किए होते हैं, खुद से बनाए होते हैं, पीएचपी के अपने होते हैं। तो PHP has 9 predefined constants that change value depending on where they are used, and therefore they are called magic constants. These magic constants are written with a double underscore at the start, at the end, except for the class name. अभी इसको छोड़ दें क्लासेस को, ठीक है? तो PHP के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनमें डबल अंडरस्कोर आता है शुरू में और एंड में भी डबल अंडरस्कोर आता है और बीच में इसका नाम आता है कांस्टेंट का, ठीक है? अच्छा, ये हम जो है सारे नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे अभी क्लास का, ठीक है? हम डायरेक्टरी का देख लेते हैं। हाँ, डायरेक्टरी का देख लेते हैं, हम फाइल का भी देख लेते हैं, हम फंक्शन का भी देख लेते हैं, हम लाइन का भी देख लेते हैं। इफ यूज इनसाइड अ फंक्शन, ये अभी हम ये क्लास आ गई, क्लास का अभी हम नहीं देखते, नेम स्पेसेस भी अभी नहीं देखते। तो बस हम ये जो हमने खोले ना 4, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, dir डायरेक्टरी ऑफ द फाइल्स, तो क्या होगा, एको करेंगे, उसके आगे कांस्टेंट का नाम लिखेंगे। इसको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पीएचपी ने ऑलरेडी हमारे लिए डिफाइन किया हुआ है। जब पीएचपी लोड होती है तो ये कांस्टेंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। तो जब हम ये कांस्टेंट लिखते हैं तो क्या शो करता है, जिस डायरेक्टरी में हमारी फाइल है, ठीक है, जिस डायरेक्टरी में हमारी ये कोड की फाइल है, W3 स्कूल्स की अगर हम बात करें तो इस डायरेक्टरी में, ठीक है, इस डायरेक्टरी में इसका ये कोड चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्टरी में उसने ये कोड की फाइल रखी हुई है, हमें शो नहीं हो रहा, लेकिन बैकएंड में पीछे ये डायरेक्टरी है C awesome site W3 schools PHP। इस डायरेक्टरी में इसने ये कोड की फाइल रखी हुई है। तो अगर हमें ये फाइंड करना है कि भाई ये कोड की फाइल कहाँ पे है, तो हम ये कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंपल सा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, सिंपल इसी तरह फाइल, अगर हमें ये फाइंड करना है कि जो फाइल चल रही है, जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी फाइल का नाम क्या है, तो हम ये वाला कांस्टेंट यूज़ करेंगे और वो
हिस्सा में बता देगा कि इस पाथ पे ये फाइल का नाम है जो एग्जीक्यूट हो रही है, जो चल रही है, जिसका कोड चल रहा है। तो ये भी हुए देख लिया हमने। अच्छा, ये देखते हैं लाइन। ये बेसिकली आपको लाइन नंबर बता देती है कि किस लाइन पे, जैसे कि मैं यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे ABC ऐसे लिख देता हूँ। ये मैंने कंकैटिनेट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो कंबाइन हो जाएगी इससे, ठीक है। तो बल्कि मैं इसको यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, बल्कि ये मैं आपको पहले रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी। तो बेसिकली ये लाइन क्या करती है, बताती है कि कौन से लाइन नंबर पे ये एको या जो भी आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे हम एको कर रहे हैं तो बता रहा है कि कौन सी लाइन नंबर पे ये हमारा फंक्शन जो है वो रन हुआ है। वो लाइन नंबर वो है 6 किस तरह है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लाइन है जहाँ पे हमारे कोड चला है और हमने आगे ये से लिख दिया ABC कि ये ABC जो है वो 6 लाइन पे एको हुआ है। तो इससे अगर हमें कोई कोड में लाइन फाइंड करनी है तो हम ये कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है वो हम आगे जब चल रहे होंगे, इसको कर रहे होंगे ना, तो आपको उसमें सारी चीज़ें पता चल रही होंगी। अच्छा, ये है फंक्शन। ये हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है। ये फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट से फंक्शन ओपन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिर्फ ये बताया कि रिटर्न करे क्या, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या करता है, जो फंक्शन का नाम होता है ना, जिस फंक्शन के अंदर इसको हम मतलब यूज़ करेंगे तो वो उस फंक्शन का नाम हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एको और माई वैल्यू हमने फंक्शन का नाम रखा। इसने क्या किया, कांस्टेंट में जो वैल्यू थी, कांस्टेंट में क्या वैल्यू थी, जिस फंक्शन के अंदर वो हमने कांस्टेंट यूज़ किया उसी फंक्शन का नाम आएगा माई वैल्यू। ये देख रहे हैं ना, वो माई वैल्यूज को रिटर्न कर देगा वापस जिसने फंक्शन को कॉल किया। तो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है ना, तो ये माई वैल्यू जो होगी, फंक्शन का जो नाम होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एको कर रहे हैं, तो वो फंक्शन का जो नाम है माई वैल्यू वो यहाँ पे एको हो जाएगा। तो इतना सा। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जी फरास फंक्शन, ठीक है। तो अब हम, ये क्या हुआ, इसने हार्ड कोड तो नहीं किया हुआ यहाँ पे। अच्छा, या मैं बिना, यहाँ पे तो मैं चलाता इसको यूज़ करता, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसके अंदर थी कांस्टेंट की वैल्यू वही जो फंक्शन का नाम है वही इसमें आएगी और रिटर्न कर देगी किसको, जिसने फंक्शन को, जिस लाइन ने फंक्शन को कॉल किया। तो ये यहाँ पे रिटर्न होगा इधर, ठीक है। यहाँ पे कॉल हुआ है ना फंक्शन, तो इधर रिटर्न हो जाएगी इसकी वैल्यू, और ये इसने एको कर दिया यहाँ पे। तो बस ये है। सो मैजिक कांस्टेंट बेसिकली PHP जो है कि खुद के जो बनाए हुए होते हैं कॉन्स्टेंट्स हमें डिफाइन नहीं करने पड़ते। अच्छा, द मैजिक कॉन्स्टेंट्स आर केस इनसेंसिटिव, मीनिंग लाइन रिटर्न्स द सेम एज लाइन। मतलब केस सेंसिटिव नहीं होते, इनको आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, बस ये मेक श्योर करना है कि शुरू में 2 अंडरस्कोर आ रहे हो और बाद में भी 2 अंडरस्कोर आ रहे हो, तो वो आपके मैजिक कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे। अच्छा, ये मैजिक कॉन्स्टेंट हो गए। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स पर। अच्छा, अब हम जिन चीज़ों पे आ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं PHP की। यही हम मेजॉरिटी जो प्रोग्राम्स जो भी हम बनाते हैं, जो भी कोड लिखते हैं ना, उसमें हम ये चीज़ें हम तकरीबन यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ऑपरेटर, इफ एल्स तो सारी लॉजिक बिल्डिंग जो हम
करते हैं कोडिंग में, वो सारी इफ एल्स में आती है, स्विच में आती है, फिर लूप्स, फिर फंक्शंस हम बनाते हैं। डिफरेंट जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं प्रोग्राम के, मुख्तलिफ जो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हमारी कोड में, तो उसके हम डिफरेंट फंक्शंस बना लेते हैं ताकि उनको बार बार हम कॉल कर सकें अगर उनको एक दफ़ा से ज़्यादा हमें उसको यूज़ करना है। फंक्शंस तो हमने काफ़ी देखे ऊपर, और एरेस एरेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो भी हम चीज़ें करने जा रहे हैं ना, ये सारी अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, और ये PHP में ज़्यादातर हम यही चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तकरीबन हर कोड में, ठीक है। ये बहुत दफ़ा यूज़ होती हैं, हम जो भी अब प्रोग्राम लिखते हैं PHP में। और उसके बाद हमारी फॉर्म हैंडलिंग आ गई। ज़ाहिर है PHP हम बैक एंड में किस तरह यूज़ करेंगे, मतलब कि सर्वर साइड लैंग्वेज है ना, तो ऑब्वियसली क्लाइंट जो यूज़र होगा कोई फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म सबमिट करेगा। जब सबमिट करेगा वो फॉर्म सर्वर पे जाएगा, तो सर्वर कुछ प्रोसेसिंग करेगा उस फॉर्म के साथ, कुछ करेगा, मतलब फॉर्म को चेक करेगा, डेटाबेस में डालेगा, या किसी को ईमेल करेगा, या कुछ ना कुछ तो उससे मतलब कि वो फॉर्म की डिटेल्स के साथ कुछ कर रहा होगा, तो वहाँ पे PHP यूज़ हो रही होगी, तो वो किस तरह होती है वो हम फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स पर। तो ये ऑपरेटर्स हम देखते हैं, ये भी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब यहाँ से अब जो भी चीज़ें आ रही हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनको हम हो सकता है कि हम इन पे दो लेसन्स भी करें, ठीक है। एक लेसन में शायद हम कवर करते भी हैं, तो दूसरे लेसन में शायद उसकी मजीद हम प्रैक्टिस भी करें, मजीद इसको देखें, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएंगे हमारे। और एक और चीज़, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है ना, तो इसका एक क्विज भी मैं यूट्यूब जो वीडियो में अपलोड करूंगा, तो उसके कमेंट सेक्शन में मैं एक क्विज भी डाल दूंगा। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों का क्विज ऑलरेडी हो गया था, जो चीज़ें मिसिंग है जिनका अभी हमने क्विज नहीं लिया। मेरे ख्याल में वेरिएबल्स तक हो गया था, या एको तक हो गया था, तो उसके बाद की जो चीज़ें ना उसका क्विज मैं यूट्यूब के फर्स्ट कमेंट में पिन कमेंट कर दूंगा अपनी, तो उसमें मैं डाल दूंगा, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि जितना भी हमने अब तक किया है ना, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए अपने बारे में भी कि आपको अब तक कितना समझ में आया। क्योंकि आगे वाली चीज़ें ना इफ एल्स पे आएंगे, लूप्स पे आएंगे ना, ये एरेस पे आएंगे, तो ये थोड़ी सी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको समझना ज़रूरी है। ये अगर आपको समझ में आ जाती है ना, आपको लॉजिक बिल्डिंग करना आ जाती है, तो फिर ना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी। PHP की जर्नी तो एक मतलब एक साइड पे, लेकिन आपको ना अपने कोडिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मेन चीज़ होती है ना लॉजिक बिल्डिंग, प्रोग्राम का फ्लो किस तरह बनता है, वो आपको एक तरह से क्लियर हो गया ना, आपको पता चल गया ना कि इस तरह प्रोग्राम बनता है। तो पूरा PHP हो या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इन फ्यूचर स्विच करना हो, आपके लिए फिर कोई मसला नहीं होगा। असल चीज़ है कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है। लैंग्वेज तो एक टूल है ना, वो टूल आप चेंज कर दें उससे क्या होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका सेम ही होगा। तो अब ये जो चीज़ें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे हमें बिल्कुल गौर से, ध्यान से इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो हम ऑपरेटर्स पे आते हैं। Operators are used to perform operations on variables and values. PHP divides the operators in the following groups: arithmetic operators, arithmetic वो प्लस माइनस वाले ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो इक्वल टू साइन, कंपैरिजन में हम मतलब कि इक्वल है या इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, जो मैथ्स में हमने चीज़ें देखी हैं। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये अभी हम आगे देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स। हम आते हैं PHP अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर। The PHP arithmetic operators are used with numeric values to perform common arithmetic। ये हम खोल ही देते हैं, डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा है कि हम एग्जाम्पल ही देख लें। तो क्या हो रहा है, $x वेरिएबल सेट है, इसकी वैल्यू 10 है, $y वेरिएबल सेट है, इसकी वैल्यू 6 है, और यहाँ पे क्या किया इसने, $x प्लस $y, बस प्लस करवाया, ठीक है, प्लस करवाया, उसको एको कर दिया, उसकी वैल्यू आ गई 16। तो ये हमारा एडिशन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन का, ठीक है, इसने एडिशन कर ली, ठीक है। इसी तरह हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, माइनस करता है, ठीक है। x $x इक्वल टू 10, $y इक्वल टू 6, एको $x माइनस $y, 10 माइनस 6 4, तो उसने माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके हमें वो वैल्यू दिखा दी।
फिर इस तरह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60, ठीक है। फिर हमारा डिवीजन ऑपरेटर है, तो वो डिवाइड कर देता है, 10 डिवाइड बाय 6 तो 1.66, ये पूरी वैल्यू आ जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो मैं बंद कर देता हूँ। मॉडुलस ऑपरेटर, ये भी हमने पढ़ा था। मॉडुलस, इसकी एग्जाम्पल, एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे याद नहीं है, हम देख लेते हैं। व्हाट इज मॉडुलस ऑपरेटर? The modulus operator is a way to determine the remainder of a division. अच्छा, remainder, ठीक है। तो अच्छा, उसमें आप पेपर पेन लेके तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो रिमाइंडर होता है डिवीजन का, डिवीजन के बाद जब तो फिर वो उसकी वैल्यू वो यहाँ पे हमें शो करता है। इसकी अगर कोई एग्जांपल इमेज में देख लें, हम देख लेते हैं ऐसे, याद नहीं है तो उसमें देखने में क्या है, ठीक है। डिविडेंड है, डिवाइजर है, 25 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 आता है ना, तो फिर रिमाइंडर वैल्यू आपकी क्या बनती है? 4 बनती है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 21 हमारा आता है, 25 तो नहीं आता 7 के टेबल में, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 और 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4, तो वो रिमाइंडर जो है वो हमारी 4 की वैल्यू। यही हम कर लें एग्जांपल यहाँ पे, 25 डिवाइड बाय 7 4, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आता है डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू रिमेनिंग होती है, उसको हम वो मतलब मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो वैल्यू शो करता है। एक्सपोनेंशियल इसको अभी हम नहीं करते, ठीक है, उसको अभी छोड़ देते हैं। अच्छा जी, PHP असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। PHP असाइनमेंट ऑपरेटर यूज फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज टू राइट द वैल्यू, ये एग्जांपल्स देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। कुछ नहीं है, बस x इज इक्वल टू 10, हमने ये 10 की वैल्यू असाइन कर दी इस वेरिएबल को, बस ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसको एको कर दिया, तो जो वैल्यू यहाँ पे थी वो यहाँ पे एको हो गई। इसको मैं 12 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ, तो ये 2 वैल्यू मैंने $x में असाइन कर दी, एको $x क्या, वो वैल्यूज ने यहाँ पे शो कर दी। अब दूसरी ये जो चीज़ है ना, ये इंटरेस्टिंग है। $x इज इक्वल टू 20, फिर इसने देखे क्या किया, $x फिर प्लस की साइन है, फिर इक्वल की साइन है, फिर इसने 100 लिख दिया, फिर जब एको किया तो वैल्यू आई 120। तो ये किस तरह हुआ? तो बेसिकली जब हम ये लिखते हैं ना इस तरह, तो उसका मतलब होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो लॉन्ग फॉर्म जो होता है ना, वो हमारा होता है $x इज इक्वल टू $x प्लस 100। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको कमेंट करता हूँ, तो वैल्यू हमारी यही आएगी 120, ठीक है भैया। तो हुआ क्या, $x में हमने 20 असाइन कर दिया, तो 20 जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है, 20 यहाँ पे आ गई, 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 120। तो वही जो 120 जो वैल्यू थी वो हमने फिर से $x में असाइन कर दी, और जब $x को एको किया तो 120 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई। इसको शॉर्ट फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं, प्लस और इक्वल टू मिलाकर, तो उसको यही, इसका मतलब यही होता है कि $x इज इक्वल टू $x प्लस 100, ठीक है। सेम यही कि $x इज इक्वल टू $x प्लस 100, ठीक है। तो यही होती है चीज़, इसका मतलब यही होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम ये लिख लेते हैं कि $x इज इक्वल टू $x प्लस 100। सिमिलरली नीचे इसी तरह के $x इज इक्वल टू $x प्लस 100, और वैल्यू आपकी वही सेम ही आएगी। तो ये इसका मतलब एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है ना कि $x प्लस इज इक्वल टू वाई, तो सेम एज x इज इक्वल टू x प्लस वाई, सेम ही होता है, ठीक है। ये इसका मतलब कि एक शॉर्टकट समझ लेके इस तरह भी हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर माइनस हम करते हैं तो वो भी इसी तरह हम लिखते हैं। यहाँ पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे माइनस हो रहा है,
डॉलर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 50 है और यहाँ पे डॉलर एक्स की -30 है, ठीक है। मतलब इसने वैल्यू, अच्छा नहीं सॉरी, डॉलर एक्स माइनस इज इक्वल टू डॉलर ये 30, ठीक है। तो हुआ ये, इसको मैं भी इसी तरह करता हूँ कि डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स -30, ठीक है। ये इसका लॉन्ग फॉर्म हो गया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे 20 वैल्यू आ रही है, तो इस तरह भी करेंगे तो 20 ही आएगी। कैसे आएगी? डॉलर एक्स की वैल्यू है 50, ठीक है। तो ये 50 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। डॉलर एक्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 50 आ जाएगी। 50 माइनस 30 20 होता है, तो 20 जो न्यू वैल्यू है वो फिर से डॉलर एक्स को असाइन हो जाएगी, असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। फिर जब एको करेंगे तो वो जो 20 हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, वो यही है, ठीक है, कि डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स -30। ये कि डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स -30, तो वो सेम चीज़ ही होती है। तो उसको शॉर्ट करके हम इस तरह लिखते हैं। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरह है, इसको भी हम इस तरह शॉर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे डॉलर एक्स इज इक्वल टू 5 है, फिर डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स मल्टीप्लाई बाय 6। जब डॉलर एक्स 5 है तो डॉलर एक्स मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा, 30 होगा। और 30 वही चूंकि वैल्यू होगी वो फिर से डॉलर एक्स को असाइन हो जाएगी। फिर डॉलर एक्स को हम एको करेंगे तो उसकी वैल्यू 30 आ गई। इसको भी मैं आपके लिए कर देता हूँ, डॉलर एक्स मल्टीप्लाई बाय 6, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये 30 ही शो करेगा, ठीक है। तो डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स मल्टीप्लाई बाय 6, वही सेम ही चीज़ है। सिमिलरली डिवीजन भी इसी तरह है। डॉलर एक्स में पहले इसने 10 दे दिया, फिर डिवाइड कर दिया कि डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स डिवाइड बाय 5। जब 10 डिवाइड बाय 5 होगा तो वैल्यू आएगी आपकी 2, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी मैं कर देता हूँ, डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स डिवाइडेड बाय 5। इसको मैंने कमेंट कर दिया। डॉलर एक्स में 10 है, 10 यहाँ पे आ गई, डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 10 टाइम 5 टाइम्स 2 10 आता है। तो 2 जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इस तरह मॉडुलस ऑपरेटर भी ये है, इसको भी छोड़ दें, ये इतना यूज़ मैंने किया नहीं है, बहुत ही कम किया है, लेकिन किया है वैसे, लेकिन बहुत ही कम। वैसे देख ही लेते हैं क्या इसमें हर्ज है। इसको भी मैं थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में करते हैं, डॉलर एक्स इक्वल टू डॉलर एक्स मॉडुलस ऑपरेटर, और ये 4। तो 15 4 के टेबल में तो 3, हाँ रिमाइंडर 3 आता है ना। 4 टाइम्स 3 12 होता है, और 15 माइनस 12 आपका रिमाइंडर 3 बचता है। तो ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। कंपैरिजन ऑपरेटर, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर चलें कर लेते हैं। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर ये पहला आप देख रहे हैं, इसमें इसने डबल इक्वल साइन यूज की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इसने एक इक्वल की साइन यूज की है। इसका क्या डिफरेंस, मतलब फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जब हम यहाँ पे देखें ना, इक्वल्स की साइन एक दफ़ा यूज़ की है, यहाँ पे भी इक्वल की साइन एक दफ़ा यूज़ की है, ठीक है। और उसमें इसने 100 जो है वो वैल्यू x को असाइन कर दी, यहाँ पे 100 वैल्यू इसने y को असाइन कर दी। यहाँ पे इसने डबल साइन यूज़ किए इक्वल टू की, ठीक है, 2 दफ़ा किए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डॉलर y की वैल्यू वो डॉलर x को असाइन नहीं कर रहा, नहीं, असाइन तब होती है जब आप एक इक्वल टू की साइन यूज करते हैं। जब आप 2 इक्वल टू की साइन यूज करते हैं तो उसका मतलब ये कि कंपेयर कर रहे हैं इसको, कि क्या डॉलर एक्स बराबर है डॉलर वाई के, ये यहाँ पे ये चेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लॉजिक चेक हो रही है कि क्या डॉलर एक्स बराबर है, इक्वल है डॉलर वाई के। रिटर्न्स ट्रू बिकॉज वैल्यूज आर इक्वल। यहाँ पे भी 100 है
और यहाँ पे भी 100 है, ठीक है, वैल्यूज दोनों इक्वल ही हैं। तो यहाँ पे हमने वॉर डंप करा है, तो क्योंकि ट्रू फॉल्स आ रही है ना, जब हम ये चेक करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल, मतलब इसको इक्वल साइन ही आप बोले, तो जब हम इक्वलिटी चेक कर रहे होते हैं या कोई कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं ना, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं, तो हमें ट्रू और फॉल्स मिलता है कि भाई ये आप कंपेयर कर रहे हैं तो ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे हम कंपेयर क्या कर रहे हैं कि एक्स जो है वो वाई के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ट्रू कर रिटर्न कर दें, और इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दें। यहाँ पे दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, तो उसने यहाँ पे क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न कर लिया, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर लिया। और वॉर डंप हमने कराया कि ट्रू, क्योंकि बूलियन वैल्यू है, तो उसने यहाँ पे बूलियन हमें डेटा टाइप बताई और वैल्यू हमें बताती ट्रू। अगर इसको मैं कर देता हूँ 101, तो अब क्या होता है, तो उसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दी, क्योंकि वैल्यूज बराबर नहीं है, डिफरेंट है। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न होता है, ठीक है। और डबल ये साइन यूज करते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, ये अक्सर हम ना गलती कर जाते हैं कि हम यहाँ पे ना कभी कभी कोड लिख रहे होते हैं ना, मिस कर देते हैं दूसरी इक्वल की साइन, और फिर कोड जो है ना वो कुछ और ही चीज कर रहा होता है। तो ये रूकी मिस्टेक जब हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्रामिंग करियर में, तो ये करते हैं, अभी भी होती हैं चीजें इस तरह की कभी कभी, ठीक है। तो हमने अगर 2 दफा इक्वल की साइन यूज की, तो इसका मतलब कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज को, ठीक है। और एक दफा हम यूज करते हैं तो मतलब हम सिर्फ वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं उसे किसी वेरिएबल को, लेकिन 2 दफा हम इक्वल टू की साइन यूज कर रहे हैं। तो जो हम जो है कंपेयर कर रहे हैं दोनों वेरिएबल्स को कि वो उनकी वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं है। तो ये तो खैर एक ऑपरेटर है इक्वल का। दूसरा क्या है, आइडेंटिकल। हाँ, अब ये देखिएगा ना, अच्छा यहाँ पे 3 दफा यूज हो रही है ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइन 3 दफा यूज हो रही है। अच्छा, एक दफा यूज होती है, ये मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, 2 दफा भी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एको कर देता हूँ br का टैग, ताकि नेक्स्ट लाइन में वो एको हो। इसको मैं रन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। एक इसने बूल ट्रू रिटर्न किया, एक बूल फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, $x में 100 वैल्यू असाइन हो गई, $y में वेरिएबल में 100 वैल्यू असाइन हो गई। यहाँ पे हमने वॉर डंप किया, यहाँ पे हमने 2 दफा इक्वल की साइन यूज किया, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर क्या कर रहे हैं, वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम डेटा टाइप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेटा टाइप इसका देखिए ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में आ रहा है तो स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जब हम 2 दफा इक्वल साइन यूज करते हैं, तो हम कंपेयर क्या कर रहे होते हैं, वैल्यूज कंपेयर कर रहे होते हैं। हमें डेटा टाइप से कोई गर्ज नहीं कि डेटा टाइप क्या, हम बोले कि भाई वैल्यू सेम है कि नहीं है। वैल्यू तो सेम है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। नीचे जब हम 3 दफा इक्वल साइन यूज करते हैं, तो हम ये भी पूछ रहे होते हैं कि भाई वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू तो सेम है, लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, तो यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज इक्वल टू $y एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप। ये 3 दफा जब आइडेंटिकल ऑपरेटर जो हम ये यूज करते हैं, और ये इक्वल हम यूज करते हैं, तो इसमें बस ये बताता है कि रिटर्न ट्रू इफ $x इज इक्वल टू $y। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है, यहाँ पे हम डेटा टाइप भी चेक कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें होती हैं, मतलब 3 एक दफा जब यूज करते हैं हम इक्वल साइन, तो हम जो है वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 2 दफा यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं। 3 दफा यूज कर रहे हैं, तो वैल्यूज के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप भी कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, डेटा टाइप दोनों की डिफरेंट थी। अच्छा, अब हम आते हैं, यहाँ पे तो हमने इक्वल इक्वल चेक किया कि इनमें तो इक्वल हम चेक करें कि इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे हम चेक करते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे $x 100 है और $y भी 100 है, वैल्यूज दोनों की सेम ही है। यहाँ पे हम चेक करें कि क्या $x
डॉलर वाई के इक्वल नहीं है, ये हम पूछ रहे हैं कि यार दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है आपस में, लेकिन ये वैल्यूज तो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो ये फॉल्स यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अगर वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तो फिर ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये चेक करें कि क्या डॉलर एक्स वाई के इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप ट्रू कर दें, ट्रू रिटर्न कर दें। अगर इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न कर दें। अब क्योंकि इक्वल है तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, लेकिन लग से अगर इक्वल नहीं होती, इसको मैंने 101 कर दिया, इसको मैंने 100 कर दिया, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि अब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। तो यही हम चेक करेंगे, इक्वल नहीं है दोनों वैल्यूज। डॉलर एक्स इज नॉट, इफ डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई देन रिटर्न ट्रू। ठीक है, इफ डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई देन रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे वही डॉलर एक्स 101 है और डॉलर वाई 100 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो उसने कर दिया ट्रू। और अगर इक्वल होती तो कर देता फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं नॉट इक्वल। ठीक है, हम इक्वल चेक नहीं करा रहे, हम नॉट इक्वल चेक करा रहे हैं, तो लेकिन ये तो इक्वल है तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे हम इक्वल चेक करा रहे होते, ये पूछ रहे होते कि इफ डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर वाई, तो फिर रिटर्न ट्रू कर दो। अब क्योंकि इक्वल है तो इसको हम रन करते हैं तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा। और अब क्योंकि इक्वल नहीं है, ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पे अब हम चेक करें कि इक्वल नहीं हो तो फिर आप रिटर्न ट्रू करें, लेकिन क्योंकि ये इक्वल है तो अब वो कंडीशन मैच नहीं हो रही। यू नो, कंडीशन क्या है कि दोनों जब इक्वल ना हो तब रिटर्न ट्रू करे, लेकिन यहाँ पे तो जो है वो दोनों मतलब इक्वल हैं तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अच्छा, ये भी नॉट इक्वल की साइन है, रिटर्न्स ट्रू डॉलर एक्स इज नॉट, तो मतलब कि सेम ही आप बोल सकते हैं कि ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें। मैं ये यूज़ करता हूँ। अच्छा, नॉट आइडेंटिकल, इसमें जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हम वैल्यूज चेक करा रहे थे और यहाँ पे डेटा टाइप भी चेक हो रही थी, तो नॉट आइडेंटिकल में भी इस तरह हम चेक करा सकते हैं कि वैल्यूज। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे भी डॉलर एक्स 100 है और ये यहाँ पे डॉलर वाई इक्वल 100 है। यहाँ पे हम चेक करें कि इफ डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई, ठीक है, एंड इट डेटा टाइप इज ऑल्सो नॉट द सेम, मतलब यहाँ पे आप देखें ना डेटा टाइप भी चेक हो रहा है, इफ रिटर्न्स ट्रू इफ डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई, और ठीक है, और दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, अगर डेटा टाइप इनका मैच नहीं करता तब भी आप इसको जो है वो ट्रू रिटर्न कर दो। अगर डेटा टाइप मैच करता है लेकिन वैल्यूज मैच नहीं करती तो तभी इसको आप ट्रू रिटर्न कर दो। इसको हम अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे यही चेक हो रहा है कि डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई, तो रिटर्न अगर हम एक इक्वल साइन डालते तो क्या होता, उसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे हैं, ये इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये इक्वल है इसलिए फॉल्स रिटर्न हो गया। अगर इक्वल नहीं होते तो ट्रू रिटर्न होता। अब जब डबल हम इक्वल साइन यूज करते हैं तो हम डेटा टाइप भी जो है वो चेक करें, और डेटा टाइप तो उनकी सेम नहीं है। ठीक है, डेटा टाइप तो सेम नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, तो मतलब ये इक्वल तो नहीं हुए ना। इस ऑपरेटर आइडेंटिकल ऑपरेटर जो हम यूज करें उसके मुताबिक ये इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है, और क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू। यहाँ पे हम चेक करें कि इफ डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई, तो हमें ट्रू रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये ट्रू से रिटर्न कर दिया क्योंकि वैल्यूज तो इक्वल है लेकिन डेटा टाइप इक्वल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये हम चेक करेंगे अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू फिर हमें रिटर्न करो, तो क्योंकि हमें डेटा टाइप इक्वल नहीं है तो उसने हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दी। ठीक है, इसको अगर हम नहीं, मतलब ये एग्जाम्पल सही है। ठीक है, तो जब एक दफ़ा हम ये नॉट इक्वल का ऑपरेटर यूज करते हैं, एक इक्वल साइन आती है, तो उसमें हम सिर्फ वैल्यूज चेक कर रहे होते हैं, और अगर दो इक्वल साइंस आ रही होती हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या
डेटा टाइप ही चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप चेक हो रहा था, डेटा टाइप ही चेक हो रहा था, और क्योंकि डेटा टाइप इसने मैच नहीं किया तो उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर। ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होगी कि इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y देन रिटर्न ट्रू। और वाकई वो वैल्यू तो इक्वल है लेकिन डेटा टाइप इक्वल नहीं है, डेटा टाइप इज नॉट द सेम, तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। और एक कैसे हुआ ये हमने क्योंकि दो इक्वल साइन आइडेंटिकल ऑपरेटर यूज किया था। ठीक है, इसको हम इक्वल एक यूज करेंगे, इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे तो फिर ये जो है वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये दोनों मैच कर रही हैं। हम क्यों वैल्यूज चेक कर रहे हैं ना, तो ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं और यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है कि मैच नहीं करना चाहिए, कि मैच अगर नहीं करती तो ट्रू रिटर्न करे, लेकिन मैच कर रही है वैल्यूज तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब हम आइडेंटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं तो डेटा यहाँ पे डेटा टाइप ही चेक करें तो यहाँ पे डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई $x इज नॉट इक्वल टू $y इंक्लूडिंग द डेटा टाइप, तो फिर आप रिटर्न ट्रू कर दो, और क्योंकि डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग है तो कोई मसला नहीं, आप ये एग्जाम्पल्स इनको ओपन करके वैल्यूज चेंज करके डेटा टाइप चेंज करके आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके जो है वो इन चीज़ों को फिर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपने वैल्यू चेंज कर ली यहाँ पे अलग से, ठीक है, वैल्यूज चेंज कर ली, फिर रन करने से पहले आप खुद सोचें कि क्या उसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, खुद सोचें कि क्या रिजल्ट हो सकता है, फिर रन करेंगे और देखेंगे आप जो सोच रहे थे कि वो सही था या नहीं था, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था। ठीक है, इस तरह करेंगे ना प्रैक्टिस तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह ज़्यादा समझ में आएंगी। अच्छा, ग्रेटर देन और लेस देन, ये तो बहुत ही एक सिंपल सी है। $x की वैल्यू है 100 और $y की वैल्यू है 50। यहाँ पे हम चेक करें कि अगर $x $y से बड़ा है, वैल्यू जो है $x की वो $y से ज़्यादा है तो ट्रू रिटर्न कर दो। और बिल्कुल $x की वैल्यू जो है 100 है, $y की 50 है, तो 100 तो 50 से बड़ा ही होता है ना, ये ग्रेटर देन की साइन होती है, मैथ्स में हमने पढ़ी थी। तो 100 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्रू हो गई, तो उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। इतना सा था। उसी तरह लेस देन की साइन भी है। ठीक है, $x इज इक्वल टू 10 और $y इज इक्वल टू 50, और यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर $x $y से कम है, $x की वैल्यू $y से कम है तो आप ट्रू रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे $x 10 है, $y 50 है, तो 10 तो 50 से कम ही होती है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $x 51, तो अब क्या होगा, अब उसने फॉल्स रिटर्न कर दी, क्योंकि चेक क्या कर रहा है कि अगर $x की वैल्यू कम है $y से तब ट्रू रिटर्न कर दो, वरना नहीं करो। ठीक है, अब यहाँ पे $x की वैल्यू 51 है और यहाँ पे $y की वैल्यू 50 है, तो 51 तो 50 से लेस तो नहीं है, वो तो ज़्यादा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अच्छा, लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन की और इक्वल टू की साइन दोनों यूज हो रही है। ठीक है, पहले जब हम ग्रेटर देन की सिर्फ साइन यूज करते हैं, अच्छा अब बताइएगा इसमें क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये आप सोचिएगा। अब 2 सेकंड देता हूँ, सोचिए। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यह है फॉल्स। क्यों आया, $x की वैल्यू 50 है, $y की वैल्यू भी 50 है। यहाँ पे चेक करें कि $x अगर $x $y से ज्यादा है, $x की वैल्यू $y से ज्यादा है, तब आप ट्रू करो। लेकिन $x की भी 50 है, $y की भी 50 है, दोनों की इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करें कि $x की $y से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं है, तो क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर हम इक्वल साइन लगाते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अगर $x की वैल्यू $y से ज्यादा है या इक्वल है, ठीक है, ये ना रिटर्न्स ट्रू बिकॉज $x ग्रेटर देन और इक्वल टू $y। तो इसमें हम चेक करें कि $x की वैल्यू अगर $x की वैल्यू $y से ज्यादा है या इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दो। तो अब उसको रन करते हैं तो क्या होता है,
इससे ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि $x की जो वैल्यू थी वो $y से ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन इक्वल तो ज़रूर थी। दो चीज़ें मैच हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी चेक करें कि या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं है तो इक्वल होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे $x की वैल्यू इक्वल थी, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। यहाँ पे दो चीज़ें मैच हो रही हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये इसका मतलब है, ये जो हम लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। हम दोनों चीजें चेक करें, क्या ग्रेटर देन भी चेक करें और इक्वल टू भी चेक करें। और सिमिलरली इस तरह जो है लेस देन और इक्वल टू भी है। $x इजिकल टू 50, $y इजिकल टू 50, इसमें हम चेक करें अगर $x जो है $y से कम है या इक्वल है तो आप रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी $x 50 है, $y 50 है, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे चेक हो रहा है कि $x लेस देन $y है, तो आप रिटर्न ट्रू करो। अब लेस देन तो नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। लेकिन ये भी चेक कर रहा है कि इक्वल अगर हो तो तब भी आप रिटर्न ट्रू कर दो, और दोनों बिल्कुल इक्वल हैं तो उसने, ये कंडीशन मैच हो गई तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर इसको मैं सिर्फ ये करता तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। यहाँ पे चेक करें कि इफ $x इज लेस देन $y, तो फिर आप ट्रू रिटर्न करो। लेकिन $x की वैल्यू $y से लेस तो नहीं है, ठीक है, ना लेस है ना ज़्यादा, इक्वल है, ठीक है। तो ये कंडीशन बहरहाल हमारी मैच नहीं हुई और उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे थे ऑपरेटर्स। अच्छा, इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हैं। हाँ, ये आई गैस हमें नेक्स्ट लेसन में करने चाहिए, ठीक है। ये मेरे ख्याल में काफ़ी है इस लेसन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये आप अपनी जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जब आप बिल्ड करेंगे ना, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर रहे होंगे, तो इंपॉर्टेंट है आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। यहीं पे जाएं, ट्राइट में जाएं, वैल्यूज़ चेंज करें, डेटा टाइप्स चेंज करके देखें, उसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से इस वीक, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेसन में हम इन चीज़ों को फिर मज़ीद देखेंगे, ठीक है। फिर इन चीज़ों को मज़ीद देखेंगे, उसके बाद हम, ये आती है हमारी मेन चीज़ जहाँ पे सारी हमारी लॉजिक बनती है प्रोग्राम की, ठीक है। असल चीज़ तो आप समझिए कि यही होती है प्रोग्राम की किसी भी, इस पे भी आएंगे, लेकिन अभी हम ऑपरेटर्स पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कर लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने देख लिए, और ये हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम बाद में देखेंगे। तो अब तक जितना हमने किया है यहाँ तक ऑपरेटर्स तक, ठीक है। बल्कि जो मैंने क्विज जहाँ तक ले लिए हैं अभी तक, ठीक है, जो क्वेश्चंस आप मैंने जो है गूगल फॉर्म पे या यूट्यूब पे जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको पिन कमेंट में दिए थे, वहाँ तक तो जो हो गया वो हो गया। अब उसके बाद जो जिन चीज़ों पे क्विज नहीं हुए, जिनका मैंने आपको टेस्ट नहीं दिया, वो मैं आपको क्वेश्चन जो है वो आप वीडियो के नीचे आप फर्स्ट कमेंट में पिन कमेंट होगी, उसमें आप क्वेश्चन देख लेंगे, उसको ज़रूर गो थ्रू करें, ठीक है, ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि जितना भी अब तक हमने किया हुआ है ना, वो आपको मतलब उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, फिर आप आगे आइएगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इन पे हम काफ़ी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपकी अच्छी कवर हो गई ना, तो आपको फिर आगे ना इतना मसला नहीं होगा प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो फिर जितनी भी अब तक चीज़ें कवर की, इसका क्विज मैं नीचे डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, पहली कमेंट होगी, इसको देख लीजिएगा, और फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में।